हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। और कल की वीडियो में हमने एमपी एक्साइज एक्ट का चैप्टर 1 किया था, प्लस इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा हिस्ट्री हमने उसकी समझी थी। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ऑफ एमपी एक्साइज एक्ट 1915। ठीक है, चैप्टर 2 जो है वो किससे डील करता है? इस्टेब्लिशमेंट एंड कंट्रोल, स्थापना और नियंत्रण। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये। सेक्शन 7 है इसमें और 7A। ठीक है, सिर्फ 2 ही सेक्शन हमें चैप्टर 2 में पढ़ने हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं सेक्शन 7 क्या बोल रहा है। इस्टेब्लिशमेंट एंड पावर्स देयर ऑफ। ठीक है, स्थापना और शक्तियाँ। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन फॉर द होल और फॉर एनी स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मेन अथॉरिटी है यहाँ पे। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा पूरे स्टेट पर या फिर स्टेट के किसी स्पेसिफाइड पार्ट पर, ठीक है, क्या कर सकती है? अपॉइंट एन ऑफिसर हियर इन आफ्टर रेफर्ड टू एज द excise commissioner who subject to such control if any as the state government may direct shall superintendent the administration of excise department and collection of the excise revenue। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के किसी स्पेसिफाइड पार्ट के लिए या फिर होल स्टेट के लिए नोटिफिकेशन के द्वारा एक ऑफिसर की नियुक्ति कर सकती है। ठीक है, वो ऑफिसर कौन होगा? एक्साइज कमिश्नर होगा। और वो क्या 2 चीज़ें करेगा? पहला एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा एक्साइज डिपार्टमेंट का, और दूसरा कलेक्शन ऑफ एक्साइज रेवेन्यू। ठीक है, ये 2 चीज़ें कर सकता है वो, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करे उसको। क्लॉज बी क्या बोल रहा है? अपॉइंट एनी पर्सन अदर देन द कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर के सिवाय कोई अन्य व्यक्ति को अपॉइंट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर्स एंड टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द ड्यूटीज कन्फर्ड एंड इम्पोज्ड ऑन अ कलेक्टर बाय और अंडर दिस एक्ट। ठीक है, और वो व्यक्ति क्या कर सकता है? वो सभी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है, सभी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकता है जो कि इस एक्ट के द्वारा कलेक्टर को इम्पोज की गई हैं। ठीक है, तो सेम वही चीज़ें वो कर सकता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? अपॉइंट करेगी। either concurrently with or in subordination to or in exclusion of the collector subject to such control as the state government may direct। either concurrently with or in subordination to or in exclusion of। ठीक है, इसका क्या मतलब है यहाँ पे? इसका मतलब है कि जब स्टेट गवर्नमेंट किसी और ऑफिसर को कलेक्टर जैसी पावर देती है तो वो 3 तरीके से दे सकती है। ठीक है, कैसे कैसे किस तरीके से? कंकरेंटली विद, यानी कि साथ साथ कलेक्टर और दूसरा ऑफिसर दोनों एक ही समय पर सेम पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, इन सबऑर्डिनेशन टू, ठीक है, यानी कि किसी अथॉरिटी के अधीन दूसरे ऑफिसर के पास पावर तो हैं लेकिन वो कलेक्टर के कंट्रोल और अप्रूवल के अंतर्गत काम करेगा। और तीसरा है एक्सक्लूजन ऑफ। ठीक है, यानी कि अलग से कलेक्टर को हटाकर, मतलब उस ऑफिसर को पावर दिए जा रहे हैं और कलेक्टर को उस मैटर में कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, इस 3 तरीके से ये चीज़ काम करेगी जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट निर्देश दे। क्लॉज सी देखेंगे, अपॉइंट ऑफिसर्स ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट ऑफ सच क्लासेस एंड विद सच डेजिग्नेशन पावर्स एंड ड्यूटीज एज द स्टेट गवर्नमेंट में थिंक फिट। एक्साइज डिपार्टमेंट में अलग अलग क्लासेस के ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट और उन्हें डेजिग्नेशन यानी कि पद दे सकती है, पावर दे सकती है और ड्यूटी दे सकती है जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट को सही लगे, जैसे कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, इस तरीके की डिवाइड कर सकती है और पावर्स दे सकती है। क्लॉज डी क्या है? ऑर्डर दैट ऑल और एनी ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज assigned by or under this act to any officer appointed under clause C shall be exercised and performed by any servant of the government or any other person। क्लॉज डी क्या बोल रहा है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्लॉज सी में दिए गए किसी ऑफिसर के पावर्स, ड्यूटीज़ किसी और गवर्नमेंट सर्वेंट या किसी और पर्सन को भी करने को कह सकती है। ठीक है, मतलब ज़रूरत पड़े तो किसी और ऑफिसर या एम्प्लॉय को टेम्परेरीली वो काम दिया जा सकता है। अब क्लॉज ये क्या बोल रहा है? डेलीगेट टू द चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी और द एक्साइज कमिश्नर ऑल और एनी ऑफ इट्स पावर अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 62 टू मेक रूल्स।
क्लॉज ये क्या बोल रहा है कि चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी या फिर एक्साइज कमिश्नर को अपने पावर्स डेलीगेट कर सकती है, ठीक है, किस चीज़ को छोड़ के, सेक्शन 62 में जो स्टेट गवर्नमेंट को नियम बनाने की शक्ति दी गई है उन नियमों को छोड़ के, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट अपना काम आगे एक्साइज कमिश्नर को दे सकती है, पर रूल्स बनाने का अधिकार हमेशा अपने पास रखती है। क्लॉज एफ क्या बोल रहा है, विड्रॉ फ्रॉम एनी ऑफिसर और पर्सन ऑल और एनी ऑफ हिज पावर्स अंडर दिस एक्ट। किसी ऑफिसर या पर्सन से उसके पावर्स वापस ले सकती है, विड्रॉ कर सकती है, ठीक है। क्लॉज जी देखेंगे, परमिट द डेलीगेशन बाय द चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी, द एक्साइज कमिश्नर और द कलेक्टर टू एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन्स स्पेसिफाइड इन सच नोटिफिकेशन ऑफ एनी पावर्स conferred or duties imposed upon it or him by or under this act or exercised or discharged by it or him in respect of excise revenue under any other act for the time being in force. क्लॉज डी क्या बोल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट परमिट कर सकती है किसको, चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी को, एक्साइज कमिश्नर को या फिर कलेक्टर को, कि अपना पावर और किसी और पर्सन या फिर क्लास ऑफ पर्सन को डेलीगेट कर सके। मतलब बड़े ऑफिसर्स अपने पावर्स नीचे के ऑफिसर्स को, ठीक है, बिलो रैंक के ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट अलाउ करे। कंडीशन क्या होगी कि ये डेलीगेशन नोटिफिकेशन ऑफिशियल ऑर्डर के थ्रू ही होगा, ठीक है। समझ गए आप कि क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या नोटिफिकेशन के द्वारा क्या कर सकती है, इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है यानी स्थापना कर सकती है और पावर दे सकती है, ठीक है। तो क्लॉज ए में किसको पावर दी, एक्साइज कमिश्नर को। क्लॉज बी में अपॉइंट किया कोई पर्सन अदर देन कलेक्टर, ठीक है। क्लॉज सी में एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए ऑफिसर्स को अपॉइंट किया, ठीक है। क्लॉज डी में ऑर्डर दे सकती है पावर ड्यूटीज़ की किसी अदर एम्प्लॉय को, ठीक है। ये शॉर्ट में आप लिख लीजिए जिससे कि आपको याद रहे, अदर एम्प्लॉय को, ठीक है, बाय एनी सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। क्लॉज ई में क्या करेगी, डेलीगेट करेगी किसको, चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी को, एक्साइज कमिश्नर को सारी पावर्स दे देगी अपनी, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 62 में जो पावर्स दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि वो नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें जो है वो डेलीगेट कर सकती है चीफ रेवेन्यू ऑफिस अथॉरिटी को और एक्साइज कमिश्नर को, ठीक है। विड्रॉ कर सकती है कोई भी पावर ऑफिसर से, विड्रॉ पावर्स, ठीक है। और क्लॉज जी क्या बोल रहा था, चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी, एक्साइज कमिश्नर या फिर कलेक्टर, ठीक है, इनको अपना पावर और किसी और पर्सन को दे सकती है, डेलीगेट कर सकती है। मतलब कि जो बड़े ऑफिसर्स होंगे वो अपने से नीचे वाले ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं पावर अगर गवर्नमेंट अलाउ करे तो, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्शन 7। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 7A पे जो कि डील करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्लाइंग स्क्वाड्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फ्लाइंग स्क्वाड्स आपने नाम सुना होगा, जब स्कूल में जाते थे बोर्ड्स देने, कॉलेज में, तो बोलते थे टीचर्स की चीटिंग मत करो, फ्लाइंग स्क्वाड आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 7A में फ्लाइंग स्क्वाड की स्थापना की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, किसके लिए, एक्साइज से रिलेटेड मामलों के लिए। The state government may by notification establish flying squads for investigation into any case of alleged or suspected evasion of excise revenue or any case of alleged or suspected contravention of any of the provision of this act or the rule made thereunder and shall specify therein the area over which the flying squad shall exercise jurisdiction. State government notification के थ्रू फ्लाइंग स्क्वाड्स को इस्टेब्लिश कर सकती है, बना सकती है। फ्लाइंग स्क्वाड का काम क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन करना। फ्लाइंग स्क्वाड का काम क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन करना। किन मामलों में, एक्साइज रेवेन्यू, और दूसरा अगर इस एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में कोई बात होगी तो, ठीक है। यानी कि शराब से रिलेटेड टैक्स फीस की इवेजन, बचने की कोशिश हो कहीं पर, ठीक है, या फिर
इस एक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनका उल्लंघन हो तो फ्लाइंग स्क्वाड को क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। ये एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है जो सरप्राइज चेकिंग, रेड्स और इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे कि इलिसिट लिक्विड ट्रेड, ठीक है, टैक्स एवेजन पकड़ने का काम करती है। सबसेक्शन 2 देखेंगे। A flying squad established under subsection 1 shall consist of excise officers and other persons as the state government from time to time appoint thereto। अब सबसेक्शन 2 बात कर रहा है कि जो फ्लाइंग स्क्वाड होगी, ठीक है, उसमें कौन मेंबर होगा। तो जो फ्लाइंग स्क्वाड होगी जो सबसेक्शन 1 के अंतर्गत स्थापित की गई है, ठीक है, उसमें एक एक्साइज ऑफिसर होगा और अदर पर्सन्स होंगे जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपॉइंट करती जाए। मतलब कि ये स्क्वाड जो है वो परमानेंट फिक्स टीम नहीं होती है, गवर्नमेंट अपनी ज़रूरत के हिसाब से मेंबर्स चेंज या फिर ऐड कर सकती है। अब देखिए इसका सबसेक्शन 3। The excise officer or other person appointed to the flying squad shall exercise the powers and perform the duties as may be conferred or imposed under section 7। जो एक्साइज ऑफिसर या कोई और पर्सन फ्लाइंग स्क्वाड में अपॉइंट किया गया है उनके पास वही पावर्स और ड्यूटीज़ होंगी जो सेक्शन 7 में दिए गए हैं। मतलब फ्लाइंग स्क्वाड का मेंबर को भी वही अधिकार मिले हैं जो नॉर्मली किसको होते हैं, एक्साइज ऑफिसर को होते हैं, जैसे चेक करना, इन्वेस्टिगेट करना, सीज करना, रिपोर्ट बनाना एक्सेट्रा। क्लियर है सेक्शन 7 और सेक्शन 7A। चलिए अब बात करते हैं हम चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 डील करता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट से, ठीक है, आयात, निर्यात और परिवहन, ठीक है। इस चैप्टर 3 में हमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, सेक्शन 8 टू सेक्शन 12, ठीक है। टोटल 5 सेक्शंस हैं इस चैप्टर में। सेक्शन 8 डील करता है पावर टू प्रोहिबिट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट को मना करने की शक्ति। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, राज्य सरकार नोटिफिकेशन के द्वारा प्रोहिबिट थ्रू आउट द स्टेट और इन एनी स्पेसिफाइड एरिया देयर ऑफ द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट पूरे स्टेट में, ठीक है, या फिर किसी स्पेसिफिक एरिया में इंटॉक्सिकेंट्स का यानी कि शराब का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मना कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गवर्नमेंट चाहे तो बोल सकती है कि एमपी के बॉर्डर से कोई भी शराब एक्सपोर्ट नहीं होगी, या फिर किसी मान लीजिए XYZ डिस्ट्रिक्ट में कोई भी शराब इंपोर्ट नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके की डायरेक्शन दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट, ये उसकी शक्ति है, पावर है उसके पास। क्लॉज बी क्या बोल रहा है, प्रोहिबिट द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट, किसी भी इंटॉक्सिकेंट को ट्रांसपोर्ट करने से मना कर सकती है, परिवहन से मना कर सकती है, ठीक है, ये पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। क्लॉज सी, मेक सुटेबल प्रोविजन फॉर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ महुआ, बसिया लटीफोलिया एंड बसिया लॉन्गिफोलिया और एनी अदर बेस विच इज़ और विच कैन बी यूटिलाइज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ लिक्वर, ठीक है। यहाँ पे महुआ मतलब कि बसिया लेटिफोलिया और बसिया लॉन्गिफोलिया क्या है, तो ये जो बसिया लेटिफोलिया है और बसिया लॉन्गिफोलिया दोनों ही पौधे जिनका वैज्ञानिक नाम अब बदलकर क्या रख दिया गया है, मधुका लॉन्गिफोलिया या फिर मधुका इंडिका हो गया है। भारत में महुआ या महुआ के पेड़ के रूप में जाने जाते हैं। ये पेड़ अपने फूलों से शराब बनाने और बीजों से तेल निकालने के लिए महत्वपूर्ण हैं और भारत के मध्य भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्लॉज सी क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट महुआ या किसी और बेस सब्सटेंस को जो कि शराब बनाने में यूज़ होता है उसके इफ़ेक्टिव कंट्रोल के लिए सूटेबल प्रोविजंस बना सकती है। मतलब अगर कोई सब्सटेंस शराब बनाने के लिए रॉ मटेरियल है तो उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं ताकि उनका मिसयूज़ ना हो सके, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें सेक्शन 8 में। अब सेक्शन 9 में क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना, ठीक है। सेक्शन 8 में पावर दी गई थी प्रोहिबिट करने की, यहाँ पावर है स्टेट गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने की इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। विदाउट द सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट
नो इंटॉक्सिकेंट शैल बी इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड और ट्रांसपोर्टेड एक्सेप्ट, ठीक है, कोई भी इंटॉक्सिकेंट, कोई भी शराब, ठीक है, विदाउट द सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के बिना इंपोर्ट नहीं की जाएगी, एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी, ट्रांसपोर्ट नहीं की जाएगी, एक्सेप्ट दो चीज़ों को छोड़ के। यहाँ पे दो क्लॉज दिए गए हैं, इन दो क्लॉजेस को छोड़ के बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के कोई भी इंटॉक्सिकेंट को इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। क्लॉज ए क्या बोल रहा है? आफ्टर पेमेंट ऑफ एनी ड्यूटी टू विच इट मे बी लायबल अंडर दिस एक्ट और एग्जीक्यूशन ऑफ अ बॉन्ड फॉर सच पेमेंट। जब आपने उस इंटॉक्सिकेंट पर एक्साइज ड्यूटी पे कर दिया हो, क्या पे कर दिया हो? एक्साइज ड्यूटी पे कर दिया हो, या उस पेमेंट के लिए बॉन्ड यानी कि एक तरह का रिटन गारंटी एग्जीक्यूट कर दिया हो, मतलब बिना ड्यूटी दिए शराब को इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आपने अभी ड्यूटी नहीं दी है तो एक बॉन्ड लिख कर देना होगा कि आप बाद में पे करोगे, ठीक है। और क्लॉज बी क्या बोल रहा है? ऑन कंप्लायंस विद सच कंडीशंस एंड द स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोज, आपको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए कंडीशंस, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना होगा। एग्जाम्पल, लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, परमिट होना चाहिए, और स्पेसिफाइड रूट से ही ट्रांसपोर्ट करना, एट्सेट्रा। तो ये जो दो चीज़ें हैं कि आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी होगी अगर आप इंटॉक्सिकेंट को इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट करा रहे हो, ठीक है, या फिर बॉन्ड एग्जीक्यूट कर रखा है आपने कि आप बाद में पेमेंट करोगे, या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट की कंडीशंस के साथ कंप्लाई कर रहे हो जो गवर्नमेंट ने इम्पोज की हैं, ठीक है। इन दोनों कंडीशंस को छोड़ के बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के, बिना उनकी इजाज़त के आप कोई भी इंटॉक्सिकेंट को इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए सेक्शन 10 देखेंगे जो कि डील करता है रिक्वायरमेंट ऑफ पास फॉर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। तो सेक्शन 10 बात कर रहा है कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए पास की रिक्वायरमेंट, ठीक है। No intoxicant exceeding such quantity as the state government may by notification prescribe either generally or for any specified area shall be imported, exported or transported except under pass issued or deemed to be issued under the provision of this act। कोई भी इंटॉक्सिकेंट को, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के द्वारा क्वांटिटी प्रिस्क्राइब की गई है कि कितनी क्वांटिटी में शराब को इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है, उस क्वांटिटी से ज़्यादा कि इंटॉक्सिकेंट को इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है बिना पास के, ठीक है, किसी स्पेसिफाइड एरिया के लिए या फिर जनरली भी। यानी कि यहाँ पे पास की भी फैसिलिटी है, ठीक है, आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझो। विदाउट अ पास कोई भी इंटॉक्सिकेंट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। अगर कोई बिना पास के शराब गाड़ी में ले जा रहा है, ये इलीगल ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 11, जो कि डील करता है पासेस फॉर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए पासेस for the import, export or transport of intoxicant may be granted by collector। किसके द्वारा दिया जा सकता है पास? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग कलेक्टर के द्वारा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजो क्या है? प्रोवाइडेड दैट पासिस फॉर द import and export of such intoxicants as the excise commissioner may from time to time determine shall be granted only by the excise commissioner। तो प्रोविजो यहाँ पे क्या कहता है सेक्शन 11 का कि एक्साइज कमिश्नर डिसाइड करता है कि किस किस इंटॉक्सिकेंट का पास मिलेगा और किस कंडीशन के साथ मिलेगा, ठीक है। कलेक्टर उसी के डायरेक्शन फॉलो करता है, मतलब कलेक्टर एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, लेकिन एक्साइज कमिश्नर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। सबसेक्शन 2 देखेंगे, सच पासेस में बी आइदर जनरल फॉर definite period and kinds of intoxicants or special or for specified occasion and particular consignment only। ऐसे passes कैसे हो सकते हैं? या तो जनरल हो सकते हैं डेफिनेट पीरियड के लिए, ठीक है, या फिर स्पेशल हो सकते हैं स्पेसिफाइड ओकेजन के लिए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रखो कि टाइप ऑफ पासेस दिया है हमें, एक तो जनरल पास, ठीक है, और एक दिया है स्पेशल पास। जनरल पास क्या होता है? एक फिक्स्ड पीरियड और एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए होता है। स्पेशल पास होता है स्पेसिफिक ओकेजन या स्पेशल कंसाइनमेंट के लिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल समझो, अगर कोई बिजनेसमैन लिक्वर को, ठीक है, यानी कि शराब को भोपाल से इंदौर ट्रांसपोर्ट कराना चाहता है, उसे कलेक्टर से पास लेना होगा। कलेक्टर एक्साइज कमिश्नर के रूल्स के हिसाब से डिसाइड करेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 डील करता है पासेस इशूड बाय अनदर अथॉरिटीज़ मे बी डीम्ड पास ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, किसी अदर अथॉरिटी के द्वारा पास का इशू किया जाना, ठीक है, उसको वही माना जाएगा कि मान लीजिए कि जैसे वो पास जो है, जो अदर अथॉरिटी ने इशू किया है, वो इस एक्ट के अंतर्गत ही पास ग्रांट किया गया है। द एक्साइज कमिश्नर में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस इफ एनी as he may impose that a pass granted by any authority in India shall be deemed to be a pass for any purpose under this act। तो सेक्शन 12 बोल रहा है, अगर इंडिया के अंदर किसी और अथॉरिटी, जैसे कि दूसरे स्टेट के एक्साइज अथॉरिटी ने एक पास इशू किया है, तो एक्साइज कमिश्नर ऑर्डर कर सकता है कि उसे कि एक्ट के अंतर्गत पास माना जाएगा। ठीक है, अगर इंडिया के अंदर किसी और अथॉरिटी, जैसे दूसरे स्टेट के एक्साइज अथॉरिटी ने एक पास इशू किया है, तो एक्साइज कमिश्नर ऑर्डर कर सकता है उसे कि इस एक्ट के अंतर्गत ही पास माना जाएगा, ऐसा पास जो अदर अथॉरिटी ने ग्रांट किया है। कंडीशन क्या होगी इसमें? एक्साइज कमिश्नर एक जनरल ऑर्डर या फिर स्पेशल ऑर्डर पास करके कह सकता है कि जो पास किसी और स्टेट ने इशू किया है वो MP एक्साइज एक्ट के अंतर्गत पास माना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास महाराष्ट्र एक्साइज से एक वैलिड एक्सपोर्ट पास है और आप MP में लिक्विड इंपोर्ट कर रहे हो, एक्साइज कमिश्नर अलाउ कर सकता है कि वो पास यहाँ भी वैलिड होगा, यानी कि मध्य प्रदेश में भी वैलिड होगा, ताकि डुप्लीकेट पास ना बनाना पड़े। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 12। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।